सभी को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द राइट एजुकेशन में। मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आज हम लोग क्लास 12th में जो लेसन 3 है बंधुत्व जातीय वर्ग किनशिप कास्ट एंड क्लास उसका सेकंड पार्ट लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थर्ड टॉपिक है सामाजिक विषमताएं, सोशल डिफरेंसेस। ये इस टॉपिक में मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि उस वक्त समाज में हमारे वर्ण व्यवस्था और किस तरह से जाति व्यवस्था प्रचलन में थी और लोगों के किस तरह के अधिकार थे, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, संपत्ति में लोगों के क्या अधिकार थे, लोगों के लिए क्या दायित्व तय किए गए थे। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं उचित जीविका, जिसमें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई एक आचार संहिता है। तो इसमें बताया गया है कि जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। आप सभी को पता है कि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के क्या क्या कर्तव्य हैं और ये बात तय की गई थी कि लोगों को अपने कर्म के साथ ही जुड़कर रहना है। ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ ब्राह्मणों ने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर डाला और किस तरह से ये नीतियाँ आगे तक चलती रहें, इसके लिए इन्होंने बताया कि ये एक दैवीय व्यवस्था है और शासकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दैवीय व्यवस्था का पालन किया जाता रहे। ठीक है। इसी तरह जैसे कि 3.2 टॉपिक है अक्षत्रिय राजा। आप सबको पता है कि राजा का क्षत्रिय होना आवश्यक था, पर कई ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं जिसमें देखा गया है कि जो राजा है, जो राज्य का शासक है, वो क्षत्रिय वर्ण का नहीं है। और इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखने में आए हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये शूद्र या निम्न वंश के शासक थे और चाणक्य की वजह से इनको राजा बनने का मौका मिला। कई बौद्ध ग्रंथ भी ये इंगित करते हैं कि वे क्षत्रिय थे, पर ब्राह्मणी शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, मतलब कि निचले कुल का, जो कि क्षत्रिय वंश के नहीं थे। इसी तरह जो शक थे भारत में मध्य एशिया से आई एक प्रजाति थी, ये भी क्षत्रिय वंश के नहीं थे और इन्हें मलेच्छ कहा जाता था, उस वक्त के प्रचलन में नाम था। पर इनके जो शासक थे रुद्रदामन, मलेच्छों में एक या शकों में एक प्रमुख शासक हुए रुद्रदामन। इनके सातवाहन राजाओं के साथ सातवाहन जो शासक थे वो ब्राह्मण थे और जो शक शासक रुद्रदामन हैं, इनकी जो वंशज हुए हैं ये लोग निम्न वंश के थे और इनका आपस में वैवाहिक संबंध भी देखने में आया है। तो ये एक अचरज की बात है कि किस तरह से सातवाहन ब्राह्मण वंश के शासकों ने निम्न कुल के या निम्न वंश के शासक जो हैं, शक हैं, इनके साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना की। तो इसमें ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्टरी है कि ब्राह्मणों का किसी अदर कास्ट के साथ किस तरह से विवाह संपन्न हुआ। तो हो सकता है ये उस वक्त की काल की परिस्थितियाँ इस तरह की प्रकट हुई हों, मजबूरी रही हो, जिसकी वजह से इस तरह के वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कि समय काल के अनुसार चीज़ों में फेरबदल होता रहा। ठीक है। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र चाहे कुछ भी कहें, पर समय काल के हिसाब से कहीं कहीं ये अपवाद दिखने में आते हैं। जाति और सामाजिक गतिशीलता, यहाँ पर फिर से ब्राह्मणीय सोर्सेस की बात कही जाएगी, क्योंकि उस वक्त 4 वर्णों की बात थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन समाज में और भी अन्य कार्य को करने वाले, कर्मों को करने वाले लोग मौजूद थे, जो कि ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का कार्य नहीं करते थे। वो किसी विशिष्ट कार्य में निपुण थे। तो अब उन्हें वर्ण में हम कैसे बांध सकते हैं? तो इसके लिए उन्हें एक विशिष्ट जाति के रूप में उन्हें बांट दिया गया, यानी कोई खास श्रेणी जो कोई खास कार्य कर रही है उसको उसी जाति का सूचक मान लिया गया। ये कहा गया, मंदसौर में एक अभिलेख मिला है, वहाँ पर रेशम के बुनकर हैं, उनके बारे में कहा गया कि ये विशिष्ट श्रेणी के लोग थे, ये एक विशिष्ट जाति के लोग थे। ठीक है। तो इस तरह से नई नई तरह की जातियाँ समाज में उभर कर आने लगीं जो कि विशिष्ट कार्यों को करने वाली थी। 4 वर्णों के परे एकीकरण, देखिए उस वक्त समाज में वही बात है, 4 वर्णों के अलावा और भी लोग मौजूद थे जो कि ब्राह्मण का, क्षत्रियों का, वैश्य का, शूद्र का कार्य नहीं करते थे। वनवासियों के बारे में बात गई, जो तमाम जंगलों में रहते हैं लोग। इसमें एक निषाद जाति का उल्लेख होता है। आपको पता होगा महाभारत में एकलव्य का क्या एपिसोड था, एकलव्य, द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी के बारे में आपको पता होगा। तो एकलव्य निषाद जाति के थे, निषाद जनजाति के थे और एक वनवासी थे। तो वनवासियों का मुख्य समाज के साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था, इसलिए इनको किसी वर्ण में नहीं ढाला जा सका। पर इन लोगों का, वनवासियों का, मुख्य समाज के लोगों के साथ निरंतर आदान प्रदान होता रहता था।
चार वर्णों के परे परे अधीनता और संघर्ष। देखिए उस वक्त समाज में कुछ ऐसे कर्म को करने वाले लोग थे जिनकी समाज को आवश्यकता थी, पर फिर भी उन्हें समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता था। इसी में एक तरह की जाति थी जिसे चांडाल जाति कहा गया। चांडाल वो लोग थे जिनका मुख्य काम था कि किस तरह से जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनका अंत्येष्टि करना, उनका अंतिम संस्कार वाले कर्म करना। अगर जीव जंतु कहीं पर मर जाते हैं तो उनको ठीक से उनको जलाना या उनकी व्यवस्था करना। तो ये काम एक काफ़ी अपवित्र काम माना जाता था और इसलिए समाज को इनकी आवश्यकता थी, ज़रूरत भी थी, पर समाज में इनका सम्मान नहीं था। और वेन-त्सांग फाओयान ने अपने वर्णन में कहा गया है कि किस तरह से इन चांडालों के साथ व्यवहार किया जाता था जो बिल्कुल भी आदर्श का सूचक नहीं था। मनुस्मृति में भी उल्लेख मिला है कि चांडालों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए, उन्हें किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के आभूषण पहनने चाहिए, उन्हें कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ नए नए किस्म के आचार विचार उस वक्त समाज में प्रचलित हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं जिसमें संसाधन प्रतिष्ठा की बात होगी, जिसमें समाज में जो संपत्ति थी, जो ज़मीन थी, उस पर किस तरह से स्त्री और पुरुषों के अधिकार थे। तो हमेशा से संपत्ति पर या भूमि पर स्त्री और पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकार रहे हैं। कुछ जगह अपवाद देखने में आते हैं, जैसे कि प्रभावती का एपिसोड आपको पता है, पर सब जगह ऐसा नहीं था। खासकर स्त्रियों को संपत्ति के मामले में पुरुषों से काफ़ी कम अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों को उसी तरह की संपत्ति पर अपना हक जमाने का अधिकार था जो उसको विवाह के उपरांत मिलती है, जिसे स्त्री धन बोला गया। और इसके अलावा स्त्रियों को खुद अपने पर भी अधिकार नहीं था। महाभारत में भी एक एपिसोड आता है, इसमें युधिष्ठिर अपने को हारने के बाद भी अपने को कौरवों के या दुर्योधन का गुलाम बनने के बाद या दास बनने के बाद किस तरह द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया गया। तो स्त्रियों के अपने ऊपर भी अधिकार नहीं थे। उसकी विरासत में उसके बच्चे उसका यूज़ कर सकते थे, पर पति को भी उस पर अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से संपत्ति के मामले में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अधिकार काफ़ी कम थे। इसी तरह वर्ण और संपत्ति की बात करेंगे तो जो निम्न वर्ण, मुख्यतः जो शूद्र वर्ण के लोग थे, इनका मुख्य कार्य सेवा था और भूमि पर और संपत्ति पर इनका भी अधिकार काफ़ी कम था। मुख्यतः ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का ही संपत्ति और भूमि पर अधिकार था, और वैश्यों ने भी व्यापार की वजह से काफ़ी धन अर्जन कर रखा था इस वर्ग ने, पर शूद्रों को अभी भी भूमि और संपत्ति से वंचित रखा गया। इसी प्रकार एक बात आती है पार्टिसिपेशन की, किस तरह से संपत्ति पर, एसेट्स पर हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी से यहाँ तात्पर्य है कि समाज में, कुछ समाज में, हर जगह तो नहीं, समाज में खासकर दक्षिण भारत में ये खासकर देखा गया कि अगर किसी के पास धन संपदा अधिक है तो वो अपने से कमतर, निम्नतर या निर्धन व्यक्तियों को अपनी संपत्ति में हिस्सा दे या दान के रूप में उन्हें दे। ठीक है, इसी तरह आपने देखा था कि भूमिदान का भी एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। तो जो व्यक्ति ऐसा करता था, दान देता था, समाज में उसकी उचित प्रतिष्ठा थी, नहीं तो बाकी व्यक्ति को कृपण या कंजूस के नाम से भी जाना गया। ठीक है, यहाँ एक सामाजिक विषमताओं की अगर बात करेंगे, सोशल डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो एक बौद्ध मत उभर कर आता है। बौद्ध मत का मतलब है कि उस वक्त 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध विचार उभर कर आ रहे थे, और उसी वक्त समाज में अनेक राजाओं का भी उदय हो रहा था। पर राजाओं के उदय के होने के साथ ही समाज में राजतंत्र की एक निरंकुशता, ये डिक्टेटरशिप भी देखने में आ रही थी। तो बौद्धों ने इस पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि समाज में डिफरेंसेस तो हैं, विभिन्नताएं तो हैं, अंतर तो है, पर ये जो सामाजिक अंतर है, यानी कि राजा और प्रजा का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसकी एक वैज्ञानिक इसका कारण है। और वो कारण क्या था? उन्होंने बताया कि बौद्धों ने बताया, यह बौद्ध मत है कि जब शुरुआत में प्रकृति में सब लोग स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, किसी का किसी पर कोई दबाव नहीं था, उस वक्त किसी भी प्रकार के राजा की या डिक्टेटर की या किसी भी प्रकार के आदेशों की आवश्यकता नहीं थी। पर धीरे धीरे लोगों के मन में, खासकर प्राणियों के मन में, इंसानों के मन मस्तिष्क में लालच की भावना बढ़ती चली गई और उनमें क्लेश होने लगा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, उनमें आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगे। तो इन मतभेदों को ख़त्म करने के लिए सब ने आपस में बैठकर अपने में से ही किसी एक को शासक बनाने की बात सोची, और वहीं से राजा का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। यानी राजा वो व्यक्ति समाज का होगा जो कि सर्वश्रेष्ठ होगा,
बुद्धिमान होगा और निष्पक्ष होगा, न्याय करेगा। पर अगर राजा इस काम को करने में विफल रहता है तो बौद्ध विचार के अनुसार प्रजा उसको जब चाहे पद से हटा सकती है, पर बाद में ऐसा नहीं देखा गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल किस तरह से इतिहासकारों ने किया है इस चैप्टर में। यहाँ भाषा और विषय वस्तु को लेकर एक बात आती है कि महाभारत की भाषा क्या है और उसका क्या कंटेंट क्या है। तो भाषा मुख्यतः महाभारत की संस्कृत ही है मूल रूप से, पर अन्य भाषाएं जैसे पाली है, संस्कृत है, इनमें भी तमाम पांडुलिपियों में महाभारत की तमाम कहानियों के अंश मिले हैं, जिसको गठजोड़ करके एक मुख्य कथानक की रचना की गई है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। विषय वस्तु यहाँ दो प्रकार की है, एक है आख्यात्मक और एक है उपदेशात्मक। आख्यात्मक का यहाँ से यह तात्पर्य है कि महाभारत में तमाम जो कथाएं हैं उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। उपदेशों का मतलब है कि महाभारत में तमाम प्रसंगों के साथ साथ हमें शिक्षा देने की बात भी की गई है, उपदेश देने की बात भी की है कि किसी चीज़ से हम क्या सीखते हैं। तो ये इस तरह से महाभारत की रचना की गई है। यहाँ पर एक और मुख्य विषय निकल कर आता है कि महाभारत को किसने लिखा। तो सभी को ये पहले पता है कि महाभारत को लिखने में एक लंबा समय काल लगा है। महाभारत में शुरुआत में जो मूल महाभारत है उसमें 10,000 श्लोक हुआ करते थे, बाद में इसकी संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक होती चली गई। तो ये कहा जाता है कि महाभारत को लिखने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो कि युद्ध उस समय जब महाभारत काल की रचना हो रही थी या उस समय काल में कई सारे सूत जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें सारथी कहा जाता है, ये अपने राजाओं के साथ युद्ध स्थल पर जाया करते थे और उसी का वर्णन इन्होंने लिपिबद्ध किया है या इसको अपनी बात को कहीं दूसरे को कम्युनिकेट किया गया है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि मूल जो लेखक है वो यही भाट सारथी हैं, जिन्हें सूत कहा गया। पर असल में हम सब जानते, ये भी जानते हैं कि महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है और बाद में महाभारत को प्रामाणिक तरीके से या सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का कार्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले लिया और ये लंबे समय तक इसकी रचना होती रही। इसमें एक चीज़ है 6.3 में सदृशता की खोज। एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि महाभारत में जिन स्थानों का जैसे कि हस्तिनापुर का जिक्र होता है और हस्तिनापुर के आसपास ही ये पूरी महाभारत की रचना रची गई है, तो ये हस्तिनापुर में अगर कुछ प्रॉपर तरीके से उसका एक्सकवेशन किया जाए, खुदाई की जाए, इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता वहाँ पर जाएं, तो क्या वास्तव में वो हस्तिनापुर के कुछ अंश मिलेंगे। तो 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता हैं बीबी लाल, इन्होंने हस्तिनापुर जाकर, वहाँ पर एक गांव है हस्तिनापुर नाम से मेरठ ज़िले के आसपास, और यही लोकेशन हस्तिनापुर की है, वहाँ जाकर खुदाई की। और वहाँ पर जो खुदाई करने के बाद पूरे गांव की तो खुदाई करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने सालों के बाद ज़मीन के नीचे कहाँ पर क्या है इसको ढूंढना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी समझ से, अपने स्किल से, आर्कियोलॉजिकल स्किल से 5 परतों को, 5 लेयर्स को पर अपना अध्ययन केंद्रित किया है। और ये जो 5वीं लेयर हैं ये 12वीं से 7वीं शताब्दी तक और उसी के बाद से लगभग 6ठी से 3री शताब्दी के बीच में ये आती हैं। यानी कि लगभग मैंने पहले बताया कि 5 स्तर, 5 लेयर, यानी ज़मीन के नीचे 5 लेयर्स की खुदाई की करते गए हैं। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेयर आती है वो या तो है दूसरी लेयर या आती है तीसरी लेयर। तो दूसरे स्तर पर इन्हें जो प्रमाण मिले हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक नहीं हैं, जिसमें सिर्फ मिट्टी की कुछ दीवारें मिली हैं, कुछ बर्तन मिले हैं। तो तीसरे स्तर के जो दीवार है वहाँ पर इनको कुछ खास पक्की ईंटों के सबूत मिले हैं, ईंटों के नालों के ड्रेनेज सिस्टम के प्रमाण मिले हैं, कुओं के प्रमाण मिले हैं। और जिस तरह से महाभारत के बारे में हमें पता है या हम जिस तरह से आज एपिसोड्स में या टीवी चैनल्स पर देखते हैं जिस भव्यता को, उस भव्यता के अंश नहीं वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रमाणिक रूप से मिले हैं, वहाँ पर ये सबूत मिले हैं कि यहाँ पर इस काल में लोग निवास करते थे। ठीक है, इसी प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, हालांकि दिया तो इसमें काफ़ी कम है कि एक गतिशील ग्रंथ है, यानी कि डायनामिक ये एक किताब है या एक संग्रह है। तो इस छोटे से टॉपिक पर भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि
मूल रूप से इसमें सिर्फ 10,000 ही श्लोक थे और इसकी रचना संस्कृत में ही की गई है, पर बाद के समय काल में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से अनेक चीज़ों का समावेश इसमें होता रहा है। कई बार इसको नाट्य रूप में, कई बार इसको मूर्ति कला के रूप में, कई बार इसमें नृत्य कला के रूप में, नाटकों के रूप में इसमें अंश जोड़े गए हैं। कई बार तमाम अन्य भाषाओं का भी समावेश इसमें होता रहा है। तमाम अन्य कम्युनिटीज़ के साथ भी महाभारत के मुख्य कथानक का समावेश होता रहा है। इस कहानी का प्रचार जिन जिन क्षेत्र विशेष में हुआ है, चाहे भारत के विभिन्न स्थानों की अगर बात कर लें, क्षेत्रों की बात कर लें, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय संस्कृतियों के साथ, स्थानीय परंपराओं के साथ भी महाभारत की कहानियों का समावेश होता रहा है। इसलिए ये एक निरंतर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। ये एक ऐसा कथानक नहीं जिसको एक समय काल में लिखा गया हो और ये सैकड़ों सालों तक इसकी रचना होती रही है, लगातार होती रही, लगातार परिवर्तन होते रहे, लगातार इसमें चीज़ें ऐड होती रही हैं और इसीलिए इसको एक गतिशील ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो एक बार आप लोग ज़रा फिर से किताब के साथ इस वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा, और कोई भी आपके डाउट्स हों तो आप लोग बेहिचक मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, या फिर ईमेल करके, या कंटेंट के थ्रू, किसी भी माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप सभी का सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।